इस वीडियो में हम लोग संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे। संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो हैं जिनका गठन, संरचना, जिनकी फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के किसी आर्टिकल के तहत होती है। इस सीरीज में पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और लोकतंत्र की जो बिल्कुल आधारशिला है, बेडरॉक है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ और निष्पक्ष चुनाव के ऊपर निर्भर है। और इन चुनाव को करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बनाया गया है। ये एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। और एक स्वतंत्र आयोग है। स्वतंत्र का अर्थ यानी कि ये बिना किसी भय और पक्षपात के इम्पार्शियलिटी के साथ निष्पक्षता से ये कार्य करता है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं होगा तो देश में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर देश में फ्री एंड फेयर यानी कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अनुपस्थिति में जो देश है वो अराजकता की तरफ बढ़ जाएगा। इसका गठन किया गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए। 4 तरीके के चुनाव ये लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो करवाता है। सबसे पहला है संसद। संसद के अंदर लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव। राज्य विधानमंडल के अंदर जिन राज्यों में विधानसभा है वहाँ विधानसभा के चुनाव, और जहाँ पे 2 सदन हैं वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों चुनाव की जिम्मेदारी इसकी है। इसके साथ संवैधानिक पद जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं, पोस्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। अब बचे पंचायत और नगर पालिका के चुनाव। ये करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है। इसके लिए संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया है। इसके अलावा एक अखिल भारतीय संस्था है, यानी कि सभी भारत में जो केंद्र है उसके साथ साथ राज्यों की सरकार है, उनके चुनाव भी ये करवाते हैं। संगठन की बात करते हैं किस तरीके से बना है, तो अनुच्छेद 324 इसके बनाए जाने के उपबंध करता है। अनुच्छेद 324 आर्टिकल 3 to 4 ये बोलता है कि भारत के अंदर एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे, यानी कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स होंगे। और अगर एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर्स हैं तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इस बॉडी का, इस निकाय के एक अध्यक्ष के रूप में, एक चेयरमैन या हेड के रूप में काम करेगा। निर्वाचन आयुक्त जो है, इनकी टोटल संख्या कितनी होगी, इसकी टेन्योर कितना होगा, यानी कि कितने समय तक ये अपने पद पे रहेगा, क्या शक्तियाँ होगी और क्या क्या वेतन होगा, ये सब संविधान में राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसके विषय में कोई उपबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कि किसी भी स्टेट में इलेक्शन है और वहाँ पे काम का लोड ज़्यादा है, कार्यभार को कम करने के लिए अगर वो राष्ट्रपति को सलाह दे तो राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। इसकी सेवा की शर्त है, टेन्योर है, वो सब राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 1950 से 1989 तक, 1989 तक ये जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये सिंगल मेंबर बॉडी था। इसके अंदर सिर्फ एक ही कमिश्नर यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन 1989 में जब वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो 3 साल की आयु कम होने से बहुत अधिक मात्रा में जो है वोटर्स जुड़े। इस वर्कलोड को कम करने के लिए फिर इस मेंबर को 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन 1990 में, 1990 के बाद से 93 तक ये फिर से सिंगल मेंबर बॉडी रहा। और 1993 में TN शेषन जब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उन्होंने फिर से इसे 3 सदस्यीय निकाय बनाया, और तब से लेकर अब तक भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य है, जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन सभी इलेक्शन कमिश्नर और CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इन सब के पास बिल्कुल एक जैसी पावर है, एक जैसी इनको सैलरी मिलती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, उनके समान इसका वेतन है। और जो अन्य भत्ते और इम्यूनिटीज़ है वो सब इन सबको एक जैसी मिलती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। 3 मेंबर बॉडी है तो 2 लोग जहाँ भी पक्ष में होंगे निर्णय वहाँ लिया जाएगा। और अगर टाई होती है, यानी कि 2 निर्वाचन आयुक्त अलग अलग मत के हैं,
तो ऐसी स्थिति में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो अपना टाई वोट देते हैं और जिसके पक्ष में ये होते हैं निर्णय वही लिया जाता है। याद रखने योग्य, ध्यान रखने योग्य बात यही है कि निर्वाचन आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। इनके कार्यकाल की बात करते हैं। संविधान में तो वर्णन है नहीं, लेकिन जो राष्ट्रपति ने इनके लिए निर्धारित समय किया है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो वो रहती है। स्वतंत्रता निर्वाचन आयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है, एक एलिमेंट है, जिसके बिना ये अपना काम नहीं कर सकता। तो संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से इनकी स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंस है, वो नियत होती है। सबसे पहली इनकी स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी ऑफ टेनोर है, नियत पदावधि है, यानी कि 6 साल और 65 वर्ष की जो आयु, इनमें से जो भी पहले होगा तब तक ये अपने पद पे रहते हैं और इनको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, सिवाय जो संविधान में वर्णित प्रोसेस है उसके द्वारा। और संविधान इस विषय में ये बोलता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है अगर वो सिर्फ 2 ग्राउंड पे, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी कि दुर्व्यवहार और अक्षमता के कारण इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। एक बार जब इन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है तो इनकी अपॉइंटमेंट के बाद जो भी इनकी सेवा की शर्तें हैं, टर्म ऑफ कंडीशन है सर्विसेज की, उसमें नकारात्मक यानी कि नेगेटिव चेंजेस, फेरबदल नहीं किए जा सकते, ताकि वो इनकी काम करने की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित ना करे। इसके अलावा जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर है, निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा जो आयुक्त हैं, उनको राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी सिफारिश करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाने का प्रावधान सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पे हटा सकता है। अब जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसको लेके कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जो इनके फंक्शन को, इनके कार्य करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सबसे पहला ये है कि भारत के संविधान में ऐसी कोई भी एलिजिबिलिटी निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए निर्धारित नहीं की गई है। ये सब राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दी गई है। उनकी सेवा की शर्तें, टेन्योर और सर्विसेज कंडीशन को वही डिटरमाइन करेंगे। इनके नंबर हैं उसको भी वही डिटरमाइन करेंगे, निर्धारित करेंगे कितने होंगे कितने नहीं। तो इसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो सरकार है, राष्ट्रपति है, जो कि सरकार की सलाह पे काम करते हैं, वो निर्वाचन आयुक्त पे अनावश्यक दबाव बना सकते हैं। तीसरा, संविधान में कोई भी पदावधि, टेन्योर नहीं है। ये सब राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है और संसद इसमें बदलाव कर सकती है। ऐसे समय में जब देश में किसी एक दल की सरकार बहुमत के आधार पे हो, बड़ा भारी मैंडेट उसके पास हो, तो ऐसे समय में वो नकारात्मक रूप से इनमें फेरबदल कर सकती है। तीसरा, कि कोई भी इलेक्शन कमीशन, चाहे वो निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, अगर वो सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, पद से हटने के बाद, उन पर ऐसी कोई भी रोक नहीं है कि वो कोई सरकारी काम ना कर सकें। तो इसके लिए ये तर्क दिया जाता है कि जो सरकारें हैं वो निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ये प्रलोभन देती हैं, ये एल्योरमेंट देती है कि आप हमारे पक्ष में काम कीजिए और इलेक्शन के जब आप रिटायर हो जाएंगे तो हम आपको सरकार में कोई और जिम्मेदारी दे देंगे। क्योंकि संविधान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कोई सरकारी काम या सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। शक्तियाँ और कार्य, ये इलेक्शन कमिश्नर के टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि काम क्या करते हैं। परिसीमन आयोग अधिनियम है, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना है, उसके तहत जो भी चुनावी हल्के हैं, चाहे लोकसभा के हल्के हो या विधानसभा के हल्के हो, उनकी सीमा निर्धारण, बाउंड्री को ये निर्धारित करते हैं। जैसे कि 1952, 62, 72 और 2002 में जो और राज्यों के लिए जो अलग से बने हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो चुनावी हल्के हैं उनका क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सभी चुनावी हल्के हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वोटर हैं वो सेम रहे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो डिलिमिटेशन कमीशन के तरफ जो एक्ट है वो ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति
एक परिसीमन आयोग का गठन करेंगे और उस आयोग में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उस सीमा को, उस हल्कों को घटाने का या बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरे, इलेक्टोरल रोल तैयार करना, निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली वो पत्रिका है, वो बुकलेट है जिसके अंदर जो वोटर्स हैं उसके नाम और पता होता है, उसको तैयार करते हैं। नए मेंबर्स जो है, नए वोटर हैं, उनको ऐड किया जाता है। जो वोटर अपना स्थान बदल गए हैं उनका नाम वहाँ से काट के नई जगह ऐड किया जाता है। जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम काट दिया जाता है। तो अपडेट करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तीसरा, नॉमिनेशन लेटर की जांच करना। जब भी कोई कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करता है, नामांकन दाखिल करता है, तो उसका जो नामांकन पत्र है, नॉमिनेशन है, उसको इंक्वायरी की जाती है, उसकी जांच की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके साथ ही जो भी इलेक्शंस हैं उसकी डेट और जो टाइम टेबल है, किसी भी राज्य में है, लोकसभा में है, उसको इशू करना, उसको बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। तीसरा, कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, चुनावी आचार संहिता बनाना, उसको लागू करना और उसको देखना कि सही से उसका पालन हो रहा है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ, ये भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है। इसके अलावा कहीं भी हिस्सा है, मतदान के दौरान अनियमितता पाई जाती है, मतपत्रों को लूट लिया जाता है, या दंगा फसाद है, या घोटाले की कोई बात आती है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन विवादों की जांच भी करता है, और अगर वो सही पाता है तो उस क्षेत्र में वो इलेक्शन को रद्द करके नई इलेक्शन तारीख की घोषणा करता है। तीसरा है, ये राज्यपाल, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सलाहकारी एडवाइजरी पावर के अंदर आता है, सलाहकारी शक्ति है। निर्हरता के मुद्दे पे, इनएलिजिबिलिटी के मुद्दे पे राज्यपाल और राष्ट्रपति को वो सलाह देता है। इलेक्शन कमीशन भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह के उपरांत ही राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी सदस्य की निर्हरता, इनएलिजिबिलिटी के ऊपर निर्णय लेते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट में, निर्वाचन विवाद में ये न्यायालय की तरह कार्य करता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों में कभी विवाद हो जाए, डिस्प्यूट की स्थिति में ये अपना फैसला लेता है। जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना के जब दो गुट हुए और शरद पवार और अजित पवार की पार्टी एनसीपी है, उसके दो गुट हुए, तो ऐसी स्थिति में इसने एक न्यायालय की तरह कार्य करते हुए जो इलेक्शन सिंबल था उसको बांटने का काम किया। तीसरा, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष के पश्चात, ये मिसप्रिंट है, 1 साल पूरा होने के बाद में जब राष्ट्रपति शासन लग जाए उसके, और राष्ट्रपति घोषणा कर देता है कि इतनी तारीख से इतने समय से राष्ट्रपति शासन समाप्त है। राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के 1 साल के अंदर ये राष्ट्रपति को राज्य में चुनाव की सलाह देते हैं। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य अन्य ये भी है कि जो भी राजनीतिक दल है ये उनको रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर करने के बाद उनको उनके नंबर ऑफ वोटर के वोट के आधार पे उनको मान्यता प्रदान करते हैं, उन्हें राज्य पार्टी या राष्ट्रीय दल का दर्जा देते हैं। इसके साथ जब इलेक्शन के समय में, जब इलेक्शन कमीशन को अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, तो राष्ट्रपति से आवश्यक कर्मचारियों की मांग करते हैं उस काम को करने के लिए। इसके अलावा देश में इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए जो भी इलेक्शन का सिस्टम है, चुनावी तंत्र है, उसको मॉनिटरिंग करने का इनका मुख्य काम है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में था, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। ये इस मामले में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभी जो SIR का मुद्दा बिहार लोकसभा के समय से जारी है और विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने फर्जी वोट बना रही है और विपक्षी दलों के लोगों के वोट काट रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो टॉपिक है ये आपको करंट और कंसेप्ट की क्लैरिटी में हेल्प करेगा, और इसको देखने के बाद और जानने के बाद आप इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस को करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।